डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एसएयू, यस। मुझे बहुत रिक्वेस्ट मिले थे पीएचडी जो उसके इंट्रेंस टेस्ट हैं उसमें आईआर के लिए कई स्टूडेंट की, सर प्लीज इस पे बनाइए। लेकिन मेरे पास कोई पेपर नहीं था। एक था, मैंने 2015 का ऑलरेडी पिछले बार उसको अपलोड कर दिया था। तो आई एम थैंकफुल, आंचल मेरी स्टूडेंट हैं और उन्होंने 2 पेपर मुझे भेजा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पेपर को भी, ये तो आज 2018 और शायद उन्होंने 2020 का भेजा है। सो थैंक यू आंचल। एंड आज हम एनालाइज करते हैं एसयू 2023 के लिए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन। और ये, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और आपको पता है कि मैं तो इतने एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि वो हर एग्जाम के लिए बन जाती है इंपॉर्टेंट। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का करें दौर शुरू, 50 क्वेश्चन है इसमें। उससे पहले 3 जस्ट गाइड के बारे में आपको बता दें। तीनों अमेजन पे अवेलेबल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे रिलेवेंट है, एसईयू की गाइड। और ये बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं है। अभी मुझे मेल आते हैं, सर एसईयू की गाइड निकल गई है क्या? तो ये यहाँ पे है, इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप इसे ले सकते हैं। सेकेंड जो गाइड है, यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं तो ये बेस्ट रिसोर्स है। ये तो बहुत स्टूडेंट को पता है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आप बहुत मिस कर रहे हैं, अपने साथ हार्म कर रहे हैं। इसकी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है, ये भी अमेजन पे है। और थर्ड गाइड जो है, ये भी बहुत पॉपुलर है। ये भी आपके पास होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये 1500 एमसीक्यू आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। बेस्ट जो पॉसिबल हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के ये है। बहुत जल्दी मैं बता दूं, क्योंकि अभी मुझे मेल मिलते हैं कि सर किंडल पे मुझे बुक दिख नहीं रहा परचेज करने के बाद। तो इसमें होता यह है कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो किंडल ई बुक है वो आपके किंडल के ऐप के लाइब्रेरी में डाउनलोड हो चुका होता है ऑलरेडी। किंडल ऐप जो है वो फ्रीली डाउनलोडेबल है। लेकिन जब आप उसको पढ़ना चाहते हो, ध्यान रखिए, जब फर्स्ट टाइम किंडल ऐप को आप ओपन करते हो, ओनली फर्स्ट टाइम, तो आपको लॉग इन करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपसे गलती होती है। परचेज करने के लिए तो आपने किसी भाई बहन या दोस्त के अमेजन के आईडी पासवर्ड से बुक खरीद लिया और अपने आईडी पासवर्ड से आप किंडल ऐप में लॉग इन करते हैं, तो आपको बुक नहीं दिखेगी, दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परचेज तो दूसरे आईडी से हुई है। तो आपको क्या करना है कि जिस आईडी या पासवर्ड से परचेज की गई है अमेजन पे उस बुक को, उसी आईडी और पासवर्ड से आपको किंडल ऐप में लॉगिन करना है पहली बार केवल। तब आप लाइब्रेरी लिंक देखेंगे, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां बुक दिखेगी। यहां पे मैं आपको जल्दी से बता दूं कि किंडल में इतने सारे फैसिलिटीज है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, एक और वीडियो में करेंगे, जो पीडीएफ में नहीं है। आप नेविगेट कर सकते हैं, डिजिटल नेविगेशन, मतलब कहीं से कहीं आप तुरंत जा सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें क्लिकेबल जो है कंटेंट होता है, ऐसा किसी पीडीएफ में नहीं होता है। आप चैप्टर नंबर 7 पे क्लिक करेंगे, 7 पे जाएंगे, फिर 6 पे करेंगे, आपको स्क्रॉल नहीं करना है। इसके अलावा आप नोट, बुकमार्क, फ्लैश कार्ड और एक ही जगह पे इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि आप किंडल को ठीक से समझ गए हैं उसका यूज करना, तो आप पूरा का पूरा नोट, जो मैं बोलता हूँ ना, मेक योर ओन नोट, आप पूरा नोट बना सकते हैं उस किताब से, जो जो पोर्शन आपको चाहिए उसको अपने वर्ड में। इसके अलावा आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है पीडीएफ में, ये ट्रांसलेट कर देता है। तो इसलिए गेट यूज टू किंडल, ये एक डिजिटल स्किल है और सबसे अच्छा पढ़ने का साधन है, तो जरूर इसको पढ़िए। ऑफ कोर्स मोबाइल पे पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि मेरे हर पॉल साइंस स्टूडेंट के पास में लैपटॉप या टेबलेट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ के स्टूडेंट को हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है पॉल साइंस के स्टूडेंट को? यस, अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू, विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन थोड़ा फन छोटा होगा, सॉरी फॉर दिस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एंड मैरी कैल्डर्स न्यू वॉर थीसिस? अब देखिए, मैरी कैल्डर का जो न्यू वॉर थीसिस है, ये कई एग्जाम में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इन्होंने एक बुक लिखा था, न्यू एंड ओल्ड वॉर्स, 1999 में, मैरी कैल्डर। इसमें बेसिकली न्यू वॉर वो कहते हैं जब पोस्ट कोल्ड वॉर जो जो वर्ल्ड है 1991 के बाद से उसमें स्टेट और स्टेट के बीच में, मतलब कंट्री कंट्री के बीच में लड़ाई कम हो रही है। सभी यूक्रेन और रसिया का देख रहे हैं, वैसी लड़ाई तो बहुत रेयर हुई है, लेकिन कंट्री के अंदर ही लड़ाई चल रही है। अपने यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में कैसी, मतलब कश्मीर वैली में कैसी लड़ाई हुई, नॉर्थ ईस्ट में भी हुई, होती रहती है। और हर स्टेट इससे जूझ रहा है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। जगह जगह पे जो है तानातानी चलती रहती है। वो जो है उसको ये न्यू वॉर कहते हैं। वो आइडेंटिटी पे बेस्ड होता है, रिलीजन बेस्ड होता है, सिविलाइजेशन बेस्ड होता है, कल्चर बेस्ड होता है। और वहाँ पे इंट्रा, मतलब नॉन स्टेट एक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ऑफकोर्स बाहर से कोई जो है उसको समर्थन देता रहता है, कश्मीर में पाकिस्तान जो है वो उसको हवा देता रहता है, लेकिन
वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब यहाँ पे यदि आप पढ़ेंगे चारों को, देयर इज नो कनेक्शन, तो ऐसा तो है नहीं, पोस्ट कोल्ड वॉर, सिविल वॉर एंड न्यू वॉर, ये तो उसी का कनेक्शन ही है। पोस्ट कोल्ड वॉर जो सिविल वॉर होते हैं उसी को न्यू वॉर ये कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द conflicts that have taken place in post cold war era have been civil wars and the new war thesis seeks to analyze their dynamics। तो यही बेसिकली ये है इसमें। द न्यू वॉर थेसिस ओनली कंसंट्रेट ऑन स्टेट, नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर पे। तो बी जो है उसका सही है। ये डिफाइंड ही है कि न्यू वॉर थेसिस है क्या उनका। सेकंड देखिए, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री। अब ये IRGK है और इसमें कई IRGK क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि किस कंट्री के साथ हमारा बाउंड्री लाइन सबसे लंबा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, एक्चुअली ये बांग्लादेश के साथ है। हम इनके साथ करीब 4000 किलोमीटर की बाउंड्री जो है शेयर करते हैं, इसको याद कर लीजिए। Which city in Germany is associated with prominent school of critical theory? ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। आपको पता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम ही शायद फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एंड लाइक दैट, आप नेट पर पढ़ सकते हैं। और उसके जो थिंकर हैं वो बेसिकली वो नियो मार्क्सिज्म को अप्लाई करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में, उसको क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। और क्रिटिकल थ्योरी मतलब होता क्या है, मतलब एक तरीके से वो किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को एकदम सत्य नहीं मान करके उसको उसी के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका मायने क्या है। मतलब वो जो मेन स्ट्रीम थ्योरी है ना उसको एक तरह से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इनके जो प्रोमिनेंट थिंकर जो इस स्कूल के हैं उसमें सबसे बड़े तो हर्बर्ट मार्क्यूज हैं, हॉर्खहाइमर हैं, अडोर्नो हैं, एरिक फ्रॉम हैं, वॉल्टर बेंजामिन हैं। तो ये सब नाम भी आप याद कर सकते हैं, इनके बुक को भी देख सकते हैं। सो इट इज फ्रैंकफर्ट। Which regional organization has the common agricultural policy? ये आप बम्प कर सकता है आपको, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये यूरोपियन यूनियन जो है उसकी अपनी कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी है। Within the realist approach, which specific strand John Mearsheimer associated with? जॉन मैर्सियमर हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि ये ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट कहलाते हैं। अब ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो जो ये मानते हैं कि स्टेट एक्चुअली एक पावर मैक्सिमाइजर है और वो एक रीजनल हेजमन बनना चाहता है। जबकि जो डिफेंसिव नियो रियलिस्ट हैं जैसे रॉबर्ट जर्विस या इवन केनेथ वॉल्श, उनका मानना होता है कि स्टेट प्राइमरली एक सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होता है, पावर तो केवल एक मींस होता है सिक्योरिटी का। तो वो इस तरह से हेजमन नहीं बनना चाहते और पावर ग्रैब करना उनका सोल एम नहीं होता है। डिफेंसिव नियो रियलिज्म। तो ये ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट हैं। तो ऑफेंसिव, इसको आप यहाँ रियलिज्म लिखा है, नियो रियलिज्म भी कह सकते हैं, ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट। जॉन मैर्सियमर का जो बुक है, इसको कभी भूलिएगा मत, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। टू whom इज द कोट व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिन एट्रीब्यूटेड। ये बहुत फेमस हिटलर का कथन है, कभी इसको आप भूल नहीं सकते हैं। द मुनरो डॉक्ट्राइन, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? मुनरो डॉक्ट्राइन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्ट्राइन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का किस समय में था? एक पर्टिकुलर टाइम में, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था, जहां पे कि उनका ये कहना था कि जो वेस्टर्न हेमीस्फीयर है, मतलब इसमें अमेरिका आता है, लैटिन अमेरिका आता है, वो हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, और उसमें यूरोप अपनी टांग ना रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन कंटिनेंट पे एक समय में स्पेन, पुर्तगाल और फिर जो है पूरे ही यूरोपियन कंट्री का काफी दबदबा रहा, खास करके स्पेन पुर्तगाल का। तो उसको वो कहते हैं कि उससे अलग हट जाओ, मतलब हमारा ये जोन ऑफ स्फीयर है और तुम अब कॉलोनी मत बनाओ, और ये इस तरह की। तो ये जो है मुनरो उनके प्रेसिडेंट होंगे, ऑफ कोर्स देख लीजिएगा। तो उनकी ये डॉक्ट्राइन थे यूनाइटेड स्टेट में। इसको नेट पे जाकर और पढ़ सकते हैं, मुनरो डॉक्ट्राइन। जैसे कि हैरी ट्रूमैन का कंटेनमेंट पॉलिसी, उसी तरह मुनरो डॉक्ट्राइन का मतलब यूरोपियन कंट्री को गेट अवे फ्रॉम द वेस्टर्न हेमीस्फीयर, जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। Which scholar has argued that sovereignty is a organized hypocrisy? ये तो आपको CUET में भी मिला है और कई जगह ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, जैसे मैरी कैल्डर का न्यू वॉर पॉपुलर हो गया है, वैसे ये भी पॉपुलर हो गया है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। स्टीफन क्रेजनर जो है, ये उन्होंने बुक लिखा था सॉवरेनिटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी 1999 में। अब इसका बेसिकली यहाँ तो चलो आंसर तो ये हो गया, लेकिन इसका मायने क्या है आपको समझना चाहिए। बेसिकली क्रेजनर कहते हैं, उनका थेसिस इसमें यह है कि सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट जीन बोदेन या हॉब्स
या जॉन ऑस्टिन ने दिया, वो थियोरेटिकल वैसा दिखता नहीं है वर्ल्ड में। ये कहना कि सॉवरेन स्टेट का मतलब है कि उसको उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, वो डोमेस्टिक और फॉरेन एरिना में जो चाहे वो कंट्री कर सकता है, मतलब कोई उसको रोकने वाला है, उससे अधिक कोई सुप्रीम पावर ही नहीं है, एकदम जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अनडिस्प्यूटेबल पावर ओवर ज्योग्राफी, ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि क्या दिखता है हमें वर्ल्ड में, तो ये दिखता है कि बहुत सारे कंट्री अपनी सॉवरेनिटी को खुद डाइल्यूट कर लेते हैं, चाहे इकोनॉमिक रीजन से कर लें, चाहे अलायंस बनाने के लिए कर लें। जैसे अमेरिका कह देगा कि ठीक है तुम अपने एयर बेस हमको बनाने दो, यहाँ से हमको उड़ने दो, तो वो उड़ने देते हैं। वो बोलेगा कि इस एमएनसी को अलाउ कर दो, अपने यहाँ घुसने को दो, अलाउ कर देते हैं। कई बार वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें भी अपनी उनकी सॉवरेनिटी डाइल्यूट होती है। आपने यूरोपियन यूनियन में देखा कि बहुत सारे सॉवरेनिटी के जो इशू हैं वो कट होते हैं जब आप इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो सॉवरेनिटी का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है एक तरह का मिथ है, और रियल मायने में सॉवरेनिटी बहुत ही डायनेमिक होती है और बहुत सारे मामलों पे डिपेंडेंट होती है, और कोई ऐसा एब्सोल्यूटिस्ट जो थ्योरी में लिखा है वैसा तो दिखता है नहीं। इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी है, मतलब हम सब मानते हैं कि हम सॉवरेन है, लेकिन एक्चुअली सॉवरेन हम कितना है ये डिपेंड करता है। स्टीफन क्रेजनर। Who among the following is associated with stag hunt formulation in a game theory? चलिए मैंने कुछ पिक्चर दे दिया, आपको इंटरेस्ट आएगा। स्टैग आप सोचते हैं क्या होता है? स्टैग मतलब वहाँ एक हिरन जैसा जो होता है यूरोप में उसको कहते हैं, और हेयर तो खरगोश हो गया। अब ये बेसिकली रूसो ने ये दिया था, और ये क्या था ये समझना बड़ा मजेदार है। स्टैग हंट फॉर्मुलेशन में वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि दो शिकारी हैं और वो शिकार कर रहे हैं जंगल में, तो यदि वो अकेले अपना बिना किसी कोऑपरेशन के एक खरगोश को तो मार सकते हैं आसानी से, लेकिन खरगोश मारना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक हिरन मारना जो है बड़ी बात है, क्योंकि बहुत मांस इसमें मिलता है, काफी बड़ा होता है और बहुत बड़ी कैच है ये। लेकिन हिरन को अकेले नहीं मार सकते, उसके लिए दो आदमी मान लीजिए जरूरत है, तो उनको कॉपरेट करना पड़ेगा अपने साथी या जो भी दूसरा जो शिकारी है उसके साथ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अब देखिए क्या है, यदि कॉपरेट करोगे दोनों शिकारी तो आपको बड़ा पे ऑफ होगा, मतलब ज्यादा गेन होगा। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि यदि वो दगा दे गया तो वो खरगोश भी नहीं मिलेगा, स्टैग तो नहीं मिलेगा, खरगोश भी नहीं मिलेगा। यदि कॉपरेट नहीं करना चाहते हो, अकेला चलना चाहते हो, तो बस खरगोश से ही संतोष करना पड़ेगा, पे ऑफ जो है वो लो होगा। दिस इज द इसेंस ऑफ गेम थ्योरी, यही गेम थ्योरी है। तो इसको मॉडर्न जमाने में गेम थ्योरी में इस एग्जाम्पल को यूज किया जाता है, स्टैग हंट को, कि जहां पे कि आपने आपको मैंने प्रिजनर्स डिलेमा बताया है, मतलब कोऑपरेट यदि दो आदमी करता है, दो एक्टर करता है जो साथ में ही डिसीजन ले रहे होते हैं, तो पे ऑफ मैक्सिमम होता है, मतलब आपको दोनों को मैक्सिमम गेन होता है। लेकिन वहां कोऑपरेशन ट्रस्ट पे आधारित होती है, और ट्रस्ट नहीं होने के चलते एक्चुअली दोनों जो है कम कम पे ऑफ लेकर के विदा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। गेम थ्योरी, प्रिजनर्स डायलेमा, स्टैग हंट, रूसो। अब यहाँ आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड फ्रॉम द कांग्रेस ऑफ वियना which was convened after the defeat of Napoleonic France। देखिए नेपोलियन 18 वाटरलू में 1811 में या 1815 में, तो वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया था, एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद से जो है एक नया पावर ब्लॉक यूरोप में उभरा, 5 कंट्री वहां पे पावरफुल हुए, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रूसिया, जिसको अभी अब जर्मनी कह सकते हैं, रसिया एंड यूके। तो इनके बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, ग्रेट पावर ऑफ यूरोप, उसको कंसर्ट ऑफ यूरोप कहते हैं। इन्होंने 100 साल तक लगभग, मतलब 1914 तक इन्होंने यूरोप को बहुत शांति दिया, बहुत प्रोग्रेस दिया। लेकिन वो ग्रेट पावर टूट गया जब जर्मनी जो है इतना पावरफुल हो गया कि उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। इसको कंसर्ट ऑफ यूरोप बोलते हैं, वियना कांग्रेस भी हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया द कंसर्ट ऑफ यूरोप। Which prominent international relation scholar argued in 2012 that Iran should get a nuclear bomb? ये बड़ा मजेदार है और ये आपको जरूर जानना चाहिए। ये केनेथ वॉल्ज हैं, और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक न्यूक्लियर पीस थ्योरी दिया था। बहुत लोगों ने दिया है लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उनका कहना है कि एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन यदि आप एक्वायर कर लेते हो एक स्टेट ने, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फिर वो न्यूक्लियर वॉर में तो पड़ेगा ही नहीं, और उसके साथ कोई वॉर नहीं करेगा। तो एक तरह से ये सुपर डिटरेंट का काम करता है। उन्होंने क्यों कहा था कि ईरान को न्यूक्लियराइज हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि मिडिल ईस्ट जो है बड़ा अनस्टेबल है न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है और किसी भी अरब स्टेट के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो ऐसा जो मोनोपोली ऑफ न्यूक्लियर का एक रीजन में होने से वो रीजन हमेशा अशांत रहेगा,
क्योंकि हर स्टेट सोचेगा कि हम तो डरे हुए हैं, तो वो कन्वेंशनल आर्म और ये सब जमा करेगा। तो इससे अच्छा है कि ईरान न्यूक्लियराइज हो जाए। उससे क्या होगा, कभी न्यूक्लियर वॉर होगा ही नहीं ईरान और इसराइल या अरब और इसराइल में, तो वो रीजन जो है पीसफुल रहेगा। केनेथ वॉल्ज की थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हु गेव न्यूक्लियर पीस थ्योरी, क्या मायने है इसके, ये भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी डिड शेख मुजीबुर रहमान आउटलाइन हिज 6 पॉइंट। ये तो बहुत ही पॉपुलर है, सार्क या ये सब एसआईयू काफी इसको वैल्यू देता है। ये लाहौर में उन्होंने 6 पॉइंट दिया था। उसके बाद से ही जो है वो मुक्ति वाहिनी और ये हो गया था, पाकिस्तान से अलग होने की जो ईस्ट बंगाल की कवायद थी वो इसके बाद से ही 6 पॉइंट मूवमेंट के बाद से ही शुरू हो गई थी। इन जॉन रॉल्स थ्योरी, 13 नंबर में पढ़ रहा हूं, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल हु आर एफ्लिक्टेड और अफेक्टेड बाय विच फैक्टर। आपको पता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये तो बहुत बच्चे टाइप का क्वेश्चन है। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब एक डिवाइस था, ऐसा एक्चुअल में थोड़ी होता है। मतलब एक तरह का कि जो लोग समाज के लिए नियम बना रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन में, वो ना उनको उनकी सारी बुद्धि मारी गई है, उनको उनकी एमनेजिया मतलब कि उनका पूरा मेमोरी लॉस है। उनको कुछ पता नहीं है कि वो किस जाति, किस धर्म, किस सेक्स, मतलब मेल फीमेल भी पता उनको नहीं है, रिच हैं, पुअर हैं, किस सोशल बैकग्राउंड, कुछ पता नहीं है। ऐसा क्यों है? यदि ऐसा होगा तो बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन वो समाज के लेंगे। क्योंकि मान लीजिए उनको उनको लगे कि भाई हो सकता है हम ही सबसे गरीब हो, तो कुछ ऐसा टाइप का हमें डिसीजन लेना चाहिए कि गरीब एटलीस्ट जिंदा तो रहे। तो इसके लिए जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस का उन्होंने एक डिवाइस यूज किया था। Men are equal by nature. Society through the institution of property has made them unequal. ये बहुत फेमस कथन है रूसो का। बेसिकली रूसो कहते हैं कि दो टाइप की इनइक्वलिटी होती है। जो पहले जब समाज इतना डेवलप नहीं था, स्टेट नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो नेचुरल इनइक्वलिटी थी जो स्टेट ऑफ नेचर में था। कोई शरीर से मजबूत है तो कोई दिमाग से मजबूत है, लाइक दैट। कोई किसी के हाथ बहुत चलते हैं, किसी के पैर बहुत चलते हैं, तो वो इवन आउट हो जाता था। लेकिन जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रादुर्भाव हुआ, तब से जो है एक अलग टाइप की इनइक्वलिटी है। इसको वो कन्वेंशनल इनइक्वलिटी कहते हैं, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की देन है। और वो इतनी जबरदस्त स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी थी कि उसने जो है गरीब को सताया। गरीब हर तरीके से नीचे हो गए। जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो सत्ता पे काबिज हो गए। उन्होंने कानून बनाए अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, और कहा कि ये कानून जो है वो कानून के राज के लिए बनाया। तो रूसो का कथन मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। और उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो उनके प्रॉपर्टी की को बनाए रखने के लिए, इनइक्वलिटी को मेंटेन करने या बढ़ाने के लिए था। और इससे हमारी दुनिया जो है हाईली इनइक्वल और हाईली जो है डीबेस्ड और खराब हो गई, रूसो। और ये सब बातें उन्होंने डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी नाम के बुक में कही थी। और यहां एक बात और आपको बता दें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुक में उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की सबसे पहले जो है परिकल्पना की थी या एक्सप्लेन किया था। तो वो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करके इस बुक में किया था, ये भी याद कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री एडेड मतलब हेल्प किया यूएस इन एस्टैब्लिशिंग टाइज विद कम्युनिस्ट चाइना इन 1970s। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और छिपा हुआ क्वेश्चन है। इसको मैंने भी जब खोजा नेट पे तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान ने हेल्प किया था यूएस को चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में। हेनरी किसिंगर की इनिशिएटिव थी अमेरिका, और जिसको कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, और फिर चाइना कैसे जो है करीब आया 73 होते होते। तो ये पाकिस्तान है, बहुत छुपा हुआ है। यहाँ पे ना पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लीजिए। उस समय में एक और चीज ने हेल्प किया था, वो ये था कि टेबल टेनिस की टीम जापान जाती है, जापान में होता है, अमेरिका की टीम जाती है, चाइना की टीम आती है, दोनों में काफी दोस्ती होती है। फिर चाइना कहता है ठीक है आप अपनी जो है पिंग पोंग मतलब टेबल टेनिस जैसे ही वो पिंग पोंग की टीम भेजो। तो इस तरह से जो खेल के थ्रू जो ओपन अप हुआ चाइना अमेरिका की दोस्ती हुई, इसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहते हैं या टेबल टेनिस डिप्लोमेसी। 15 नंबर देखिए, what was the proposed US anti-ballistic missile system in the early 1980s popularly known as Star War। इस पे जो है एक टीवी प्रोग्राम भी बना था स्टार वॉर करके। स्टार वॉर का एक्चुअल नेम जो था वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI था। ये रोनाल्ड रेगन का एक पेट प्रोजेक्ट था। ये बेसिकली क्या था कि मतलब हम आकाश में ही कोई यदि मिसाइल चलती है दुश्मन देश का, जैसे उस समय तो USSR था, तो उसको हम स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस टाइप की एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की उनकी बात थी। तो इसको स्टार वॉर कहा गया। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, SDI।
हु और व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट ऑफ भूटान, 16 नंबर क्वेश्चन। और देखिए कोई भी पार्लियामेंट हो, इंडिया का भी पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग, प्रेसिडेंट एंड दोनों हाउस, वही वहां भी है। वहां प्रेसिडेंट किंग हो जाता है, तो किंग इसका जो लोअर हाउस, इसका ये जो है लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, तो ये थी। अटॉर्नी जनरल थोड़ी पार्ट होगा, इसलिए सही आंसर अटॉर्नी जनरल। Who wrote the long telegram which played an important role in shaping Cold War thinking among the protagonists? ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत जगह पूछा जाता है, क्योंकि ये जेंटलमैन काफी आते हैं। इन्होंने लिखा था जॉर्ज एफ कीनन, जो उस समय में डिप्लोमेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बने थे और एक आइडियोलॉग थे। इन्होंने लॉन्ग टेलीग्राम फ्रॉम मॉस्को लिखा था, जिसमें कि उन्होंने पूरा अमेरिका को डराया था कि यूएसएसआर का क्या प्लान है पूरी दुनिया में छा जाने का, कम्युनिस्ट वर्ल्ड, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने का। और इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, एक्स आर्टिकल। ये भी पूछा जाता है कि हु वाज द ऑथर ऑफ एक्स आर्टिकल। ये स्यूडोनॉम एक्स से लिखते थे कि ये मिस्टर एक्स ने लिखा, अपना नाम नहीं बताते थे। और ये इन दोनों जो इनकी आर्टिकल थी, लॉन्ग टेलीग्राम, एक्स आर्टिकल, वो बेसिकली बेसिस बनी अमेरिका का जो कंटेनमेंट पॉलिसी था। उसके आर्किटेक्ट जॉर्ज एफ कीनन ही थे, हैरी ट्रूमैन उस समय प्रेसिडेंट थे। कंटेनमेंट पॉलिसी ये थी कि अमेरिका सब कुछ करेगा जिससे कि थर्ड वर्ल्ड में पर्टिकुलरली कम्युनिज्म ना फैल जाए, यूएसएसआर का वर्चस्व ना हो जाए। तो ये जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी उसके आर्किटेक्ट जो हैं ये थे जॉर्ज एफ कीनन, यहाँ सेकंड नंबर पे। और इसके अलावा लॉन्ग टेलीग्राम और एक्स आर्टिकल के ऑथर भी, इसको जरूर याद कर लीजिए। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू डील? तो ये तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो इसके आर्किटेक्ट थे। न्यू डील क्या था? बेसिकली उस समय में 30s का जमाना था। वहाँ ग्रेट डिप्रेशन हुई थी पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका से शुरू हुई और यूरोप में छा गई। और इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चले गए थे, इतना कमोडिटी के प्राइस पूरे ढह गए थे, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया था कि पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, वो जो है बहुत ही क्राइसिस में था। तो उस समय में अमेरिका में एक नई जान फूकने के लिए इकोनॉमी में न्यू डील लेकर के आई है। डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे। न्यू डील में ये था कि हम एम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, बहुत जबरदस्त हम खर्च करेंगे। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग केवल इसलिए बनाया गया, इतना ऊंचा बिल्डिंग, कि बहुत लोगों को काम मिल सके। तो इस तरह की जो थे, हम लेबर लॉ को मॉडिफाई करेंगे, बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे कि बैंक कभी फेल ना करे। तो पूरे इकोनॉमी में बहुत जान आई थी और डेमोक्रेट बहुत साल तक इसके चलते शासन किए थे। और एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुआ था। जो साउथ जो कहलाता है साउथ यूएसए, उसमें पहले रिपब्लिकन का बहुत जोर था और वो वहाँ पे जो लेबर क्लास थे वो पूरे डेमोक्रेट के साथ हो गए और जो इमिग्रेंट भी इनके साथ हो गए। तो डेमोक्रेट काफ़ी न्यू डील से उनको बहुत फायदा हुआ और अमेरिका रियली बहुत ताकतवर बन के वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक उभर गया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान? ये सब क्वेश्चन, अब इसका कोई अब मीनिंग है नहीं, इनका नाम हाविया शराबी था। लेकिन इसमें ये देख लीजिए कि सलीमा माजरी, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी अफगानिस्तान में, 3 में से, उनको कैप्चर कर लिया था तालिबान ने। और 2021 में जब उन्होंने रिकैप्चर किया अफगानिस्तान को, लेकिन वो उसके कब्जे से कैसे छूटी है पूरा यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत कुछ। तो ये जुड़ी हुई, लेकिन दोनों क्वेश्चन आने की संभावना अब नहीं है। Which of the following does not correspond to positivist social science? देखिए पॉजिटिविज्म आपको जरूर समझना चाहिए कि पॉजिटिविज्म है क्या। पॉजिटिविज्म जो है वो ये थॉट है मेथड ऑफ स्टडी में कि हम जो कुछ भी अपने सेंस एक्सपीरियंस से हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, वही ट्रूथ है, वही साइंटिफिक है। बाकी सब ऐसे ही मतलब मिथ, प्रोवर्ब है। जैसे कोई बोले कि चीनी मीठा होता है कि नहीं, तो कोई थ्योरी नहीं है, आप चख के देखो, हाँ मीठा होता है तो मीठा होता है। लाइक दैट इज पॉजिटिविज्म। इसको इंपेरिसिज्म भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस जो कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन का एक पार्ट बन गया, पॉजिटिविज्म एंड इंपेरिसिज्म। तो फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट करना है। इंपेरिसिज्म इससे जुड़ा हुआ है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी हमारा क्या है? हमारा सेंस एक्सपीरियंस हो, देखना, सूंघना, चखना, तो ये सब है। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी जो है वो इसका पार्ट बिल्कुल नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? जो एक तरह का क्रिटिकल थॉट है कि किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को आप कोई सत्य नहीं मानते हैं और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, उसके रिलेशनशिप को जो वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो गढ़ा गया है उससे, और फिर आप कहते हैं कि भाई इसका ये मायने है और ये मायने अपने ही कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रू नहीं होगा।
तो इस तरह का जब आप थ्योरी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके मायने को उसी के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिविटी है। और ये बिल्कुल ही पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस या इंपेरिसिज्म या बिहेवियरिज्म का पार्ट नहीं है, ये एक तरह का क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। In which issue area did member states sign an agreement at the 2014 सार्क समिट? ये सब बहुत ही मैं कहूँगा बेकार क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट पे कुछ एग्रीमेंट हुई थी, अब सार्क वैसे भी खत्म हो गया, ट्रांसपोर्ट पे हुई थी। Which one of the following country is a former member of Commonwealth of Nations? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये जानना चाहिए आपको। इसमें से जो सही है वो तो जिम्बाब्वे है, लेकिन आयरलैंड और मालदीव भी जो है, यहाँ मालदीव को भी ले सकते हैं, मालदीव्स, ये तीनों कंट्री जो है किसी किसी टाइम में विड्रॉ, यहाँ ओनली 2 लिखा है लेकिन मालदीव भी बाद में विड्रॉ किया था, तो 3 कंट्री कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से विड्रॉ किया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है क्या? वो सारे वो कंट्री जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे, वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहलाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से 15 कंट्री इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ कोर्स, वो ब्रिटेन के जो राजा या रानी होते हैं, मोनार्क, उन्हीं को अपना हेड ऑफ स्टेट मानता है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे बड़े कंट्री भी हैं। वो लोग में आप पूछोगे कनाडा का कौन राष्ट्रपति, कोई राष्ट्रपति नहीं है वहाँ। जो अभी जो किंग चार्ल्स 3 हैं वही उसके हेड ऑफ द स्टेट हैं, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर बस हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसके अलावा आप जाओगे कनाडा में तो आपको एक ऑफिस मिलेगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, जैसे इंडिया में होता था, वो वहाँ किंग का एक प्रतिनिधि है, वही समझो कि वहाँ प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। यही हालत जो है 15 और कंट्री में है, तो ये आपको जानना चाहिए। और उन कंट्रीज को जो कि इंग्लैंड के ही मोनार्क को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं, वो कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशंस बोलते हैं, जो कॉमनवेल्थ नेशन का एक पार्ट है। What is the popular term of the reference for the series of protest in Ukraine 2004 में जो हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई थी, उसमें वहाँ पे रिगिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, और उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी, उसको ऑरेंज रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये सारे जो कलर्ड रिवोल्यूशन है मैंने यहाँ दे दिए, इससे ज़्यादा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं। आपको यदि आपको रटने की क्षमता है तो रट लीजिए, इसको पूछा जाता है। Identify which among the following was not a Millennium Development Goal? MDG जो हैं वो 8 MDG होते थे, अभी तो 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक नज़र जरूर उस पर दोहरा लीजिए। ये 8 में आप देखें तो यहाँ 3 लाल से मैंने दे दिया है, ये सब तो है, ये सब है, लेकिन ये नहीं है। इरेडिकेशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए यही इसका है। डिफिकल्ट है ये सब याद रखना, वैसे भी ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर Which country has officially pursued a feminist foreign policy in recent year? तो बहुत सारे कंट्री ने फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी रिसेंट ईयर में किया है। फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? जहां पे कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी में फेमिनिज्म की, वुमेन के साथ में जेंडर इक्वलिटी हो, उनको कोई उस पर अत्याचार ना हो, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में उनका रोल हो, ये अपने फॉरेन पॉलिसी का एक कंपोनेंट रखेंगे। तो स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, स्पेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी, चिली, ये सब ने किया है। लेकिन सबसे चूंकि इसमें जो दिया गया है इसमें केवल स्वीडन है, तो चलिए ठीक है। What was established through the Manila Pact? तो ये मैंने यहाँ दे दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अब खत्म हो चुकी है, इसका नाम सीटो था। सीटो का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली वही अमेरिका के कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत जो बना था। सीटो और सेंटो एक तरह का नाटो का जो है वो भाई लोग था साउथ ईस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में सेंटो था, साउथ ईस्ट एशिया में सीटो था। सब अमेरिका के मतलब लीडरशिप में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बना था। पाकिस्तान दोनों का मेंबर था। तो इसके बारे में सब यहाँ दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिए। ये सीटो था। Which of the following country is not a signatory to the anti-personal mine ban convention? ये बहुत डिफिकल्ट है ये सब क्वेश्चन, लेकिन ये जो 1997 में ये अडॉप्ट हुआ था, 2 साल बाद ये इन्फोर्स हुआ, मतलब फोर्स में आया। और लेकिन मतलब ये क्या होगा? एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन, मतलब जो माइन बिछाते हैं और उससे रिलेटेड होगा कि काफ़ी मतलब इनह्यूमन है, उसमें कई लोग मर जाते हैं। मतलब माइन बिछा के जो आप लड़ाई करते हैं, दुश्मन को रोकते हैं कि दुश्मन की सेना गई तो बड़ बड़ करके वो मतलब फूट जाएगी और लोग मर जाएंगे, दैट इज़ नॉट गुड। तो उसके अगेंस्ट में ये इस तरह की होगी ये ट्रीटी। लेकिन इसमें आप बहुत बड़े बड़े जो कंट्री हैं वो नहीं है, लाइक चाइना, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, रसिया, इवन यूनाइटेड स्टेट्स के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो इसमें आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट इसका पार्ट नहीं है। which United States administration articulated pivot policy to Asia? ये जो pivot to Asia कहते हैं इसको, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हुआ था। बेसिकली क्या था
कि ये था कि इंडो पैसिफिक जो ईस्टर्न एशिया है वहां पे हम फोकस करेंगे बहुत ज्यादा। अब तो खैर बहुत ज्यादा फोकस हो गया इंडो पैसिफिक, क्वाड एंड AUKUS एंड ऑल। तो ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का था। उस समय से ये चाइना को एक पोटेंशियल थ्रेट देख रहे थे एशिया में, खास करके ईस्ट एशिया में। तो पाइवट टू एशिया पॉलिसी अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। with which approach within international relation is the notion of absolute gain associated। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता है एब्सोल्यूट गेन का मायने क्या होता है, पहले समझिए। मान लीजिए दो कंट्री जो है इंडिया और पाकिस्तान, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे कोई कोऑपरेशन कर रहे हैं। अब इंडिया सोचेगा कि मुझे मान लो कि 5 यूनिट गेन होता है कुछ भी किसी तरीके से, और पाकिस्तान सोचेगा मुझे 6 यूनिट गेन होता है। तो इंडिया कहेगा अरे यार इसको तो 1 यूनिट हमसे ज्यादा गेन हो रहा है, इसका मतलब हम एक्चुअली -1 हमको हो रहा है अपने दुश्मन कंपेरिजन में, तो हम ये कॉपरेशन नहीं करेंगे। इसको कहते हैं रिलेटिव गेन का बिलीफ। और यदि उसका उल्टा हो एब्सोल्यूट गेन, तो इंडिया बोलेगा हमको 5 हो रहा है ना, भले पाकिस्तान मेरा दुश्मन देश है उसको 6 हो रहा है, उससे क्या हो, हमको 5 हो रहा है, एब्सोल्यूट गेन। तो एब्सोल्यूट गेन जो है वो लिबरलिज्म का पार्ट है, और जो रिलेटिव गेन है वो रियलिज्म का। According to Max Weber's classification, what are the modern government increasingly dependent on? देखिए मैक्स वेबर ने 3 टाइप की ऑथोरिटी की बात की थी। पुराने जमाने में करिस्मेटिक और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी होती थी, और मॉडर्न जमाने में लीगल रैशनल। उनका कहना था कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वही है ही जिसका ऑथोरिटी जो है वो लीगल रैशनलिटी पे बेस्ड हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी ऑफ सर्टेन ऑफिसर ऑफ द स्टेट, मतलब कोई मैनिपुलेटिव नहीं, कोई डिवाइन राइट नहीं, कोई पर्सनल करिश्मा नहीं, उस टाइप की रैशनल लीगल ऑथोरिटी है। 31 देखिए, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और अभी जब यूक्रेन वॉर हो रही है, रसिया यूक्रेन, तो आपको पता लगेगा कितना थोथा था ये, मतलब कितना हॉलो था ये जो कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए शॉर्ट में कहते हैं, उसने 1950 में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, इसका 377A कहते हैं, कि भाई यदि सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं करेगी कोई युद्ध के केस में, कोई जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन हो रहा है, तो हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बैठे नहीं रहेंगे, हम अपने हाथ में जो है ले लेंगे और इसको जो है ये करेंगे कि वर्ल्ड में जो है पीस रहे। तो ये उनका जो है कॉन्सेप्ट था। लेकिन यदि अभी आप देखोगे तो क्या ऐसा ऐसा हुआ है? क्या यूक्रेन के वॉर में कुछ कोई बचाने के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आया? क्यों ऐसा इन्होंने ये रिजोल्यूशन लिया था? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉब्लम वीटो का है। वहां पे चूंकि रसिया को भी वीटो है, चाइना को भी है, तो वहां कोई भी जो है वो पास हो ही नहीं सकता है रिजोल्यूशन। यदि आज वीटो नहीं होती तो एक यूनाइटेड नेशन का फोर्स जाकर के रसिया और इसके बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश करता। लेकिन आपने देखा कि यूएनजीए तो टूथलेस है, कुछ नहीं है, यूनाइटिंग फॉर पीस के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, ये कह रहा है कि ये किस क्राइसिस के टाइम में यूनाइटिंग फॉर पीस इन्होंने रिजोल्यूशन लिया था? वो कोरियन वॉर थी जो 1950 से 1953 बीच में हुई थी। तो वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पा रहा था, तो यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन लेकर के यूएनजीए आए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक सेटअप बाय ब्रिक्स कंट्री? पहले इसका नाम ब्रिक बैंक था, बाद में इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। बस सिंपल इंफॉर्मेशन रख लीजिए। ये भी पूछा था व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ब्रिक बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के कोई नए जो एमडी बनी है, लेडी बनी है, उसको देख लीजिएगा। वो पहले जो है वो ब्राजील की प्रेसिडेंट होती थी। महावंसा और दीपवंसा जो है ये दोनों बुद्धिस्ट वर्क हैं श्रीलंका का, जो उसकी अर्ली हिस्ट्री को बताते हैं। आपको पता है श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रसार कैसे हुआ था? अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा था, और उससे जो है श्रीलंका बुद्धिस्ट बना था। आज भी वहाँ सिंहला जो वहाँ पे कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट है, और वही वहाँ पे मेजोरिटी में भी हैं। तो वहाँ की जो हमें जो अर्ली इतिहास जानना है, तो ये दो टेक्स्ट दीपवंसा और महावंसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, कई बार पूछा जाता है, एसयू के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कोर एजम्पशंस ऑफ न्यू रियलिस्ट? न्यू रियलिस्ट जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, केनेथ वॉल्ज बेसिकली, और बहुत लोग लिखे हैं इसको, हेडली बुल जो है आपको इंग्लिश स्कूल के हैं, लेकिन केनेथ वॉल्ज के ही नाम से जाना जाता है इस बुक को। और इसमें उन्होंने एक नई टाइप के रियलिज्म की परिकल्पना की, इसको कि स्ट्रक्चरल या न्यू रियलिज्म कहते हैं, जहां पे कि ये हुआ जो यहाँ लिखा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेट बिहेवियर। मतलब स्टेट कैसा बिहेव करता है, इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर ही एनार्किकल है, ये उसके नेचर पे नहीं है। जो मॉर्गनथाउ कहते थे कि स्टेट जो है एक ह्यूमन की तरह इगोइस्ट कंपिटिटिव होता है, नो, चूंकि जो इंटरनेशनल स्टेट का स्ट्रक्चर एनार्किकल है और रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत वेरी करता है,
कोई एकदम छोटा कंट्री है, बड़ा, उसके चलते स्टेट वैसा बिहेव करते हैं जैसा बिहेव करते दिखते हैं। स्टेट्स आर रैशनल एक्टर सेलेक्टिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस। तो स्टेट जो है ऑलवेज एक इंडिविजुअल की तरह, इकोनॉमिक मैन की तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तब वो डिसीजन लेते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय एनार्की इज सर्वाइवल। तो सर्वाइवल और उसके चलते सेल्फ हेल्प, ये सब जो है प्रॉब्लम बन जाती है स्टेट को जिंदा रहने के लिए, जो अभी यूक्रेन और ताइवान को झेलना भी पड़ रहा है। इसलिए ऑल ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? डेली मिरर श्रीलंका की न्यूज़पेपर है, डॉन पाकिस्तान का, हिमालयन टाइम्स नेपाल का, तो ये ऑड वन आउट हो जाता है। Which one of the following is correct in relation to the statement war made the state and state made the war? ये थोड़ा सा छिपा हुआ क्वेश्चन, लेकिन जरूर आप जानिए कि स्टेट का वॉर से क्या नाता है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि मॉडर्न नेशन स्टेट सभी युद्ध के बेसिस पे बने हैं। हेगल का यदि लीजिए तो युद्ध अच्छी चीज है, जिसमें स्टेट का ट्रू जो है इंडिविजुअलिस्टिक नेचर उभर करके सामने आता है। तो उस हिसाब से देखें तो रसिया बहुत सही कर रहा है, लाइक दैट चाइना भी बहुत सही कर रहा है, बट इट इज डिबेटेबल। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो है मायने क्या है यहाँ पूछ रहा है। वन ऑफ द करेक्ट इन रिलेशन टू द स्टेटमेंट, इट कम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ हिस्टोरियन सोशलिस्ट चार्ल्स टिली। तो सही बात ये है, चार्ल्स टिली ने जो है एक बुक लिखा था, कोअर्सन कैपिटल यूरोपियन स्टेट। चार्ल्स टिली, और ये अमेरिकन सोशलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन थे, जिन्होंने की रिलेशनशिप पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बीच में काफी लिखा था। उनका ही एक कथन था, वॉर मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड द वॉर। ट्रीटी ऑफ सगोली भी जो है वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएयू का हर जगह पूछते हैं। ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इन्होंने नेपाल के साथ में लड़ाई किया था। इसको एंग्लो नेपालीज वॉर कहते हैं, 1814-16 का। उसमें नेपाल एक तरह से हारा था, लेकिन उन्होंने नेपाल पर शासन नहीं किया था, तो वो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी। तो नेपाल के साथ, इसको इंडिया नेपाल भी कहते हैं। उसी में जो है ना, अभी जो करंट बाउंड्री है बिटवीन इंडिया नेपाल, वो उसी ट्रीटी ऑफ सगोली के बाद ही खींची गई थी। इन विच फील्ड वॉज द नोबेल पीस प्राइज 2017 अवार्डेड? अब इसको तो आप भूल जाइए क्योंकि ये आउट ऑफ डेट हो गया, लेकिन नोबेल पीस प्राइज जो 2021 में मिली, वो मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव को मिला। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। किस किस कंट्री में आप देख सकते हैं, ये जो हैं, ये फिलीपीन के, एक इसमें फिलीपीन के हैं और एक रसिया। तो डिमिट्री मोरोटोव जो है रसिया के होंगे, मारिया रेसा फिलीपींस के। यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए वो काफी लड़ते रहे, तो इसको मिला। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को 2022 का नोबेल पीस प्राइज मिला, और ये जो है वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन, जिसको कि चलाते हैं लॉयर, आप नाम पढ़ लीजिए, टंग ट्विस्टर। तो ये मतलब इस साल ये सब पूछा जा सकता है नोबेल पीस प्राइज। लिटरेचर भी देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 7 इसेंशियल कैटेगरीज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एज पर 1994 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसमें बहुत कुछ आपको जानना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि 7 जो है इसेंशियल एलिमेंट बताए गए थे ह्यूमन सिक्योरिटी के, जो रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन का, यूएनडीपी का 1994 की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट किस डॉक्यूमेंट से उभर के आया। वो डॉक्यूमेंट यही था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का 1994 एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो 7 कंपोनेंट क्या थे? तो 7 कंपोनेंट जो था, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, कम्युनिटी सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो ये सातों को रट जाइए, तो यहाँ पे देखिएगा तो केवल एक आता है, फूड सिक्योरिटी, एक ही आपको चुनना है। Which one of the following country does not use the euro in its currency? देखिए, ईयू के इतने सारे कंट्री, 8 कंट्री यूरो को नहीं मानते। उसमें से स्वीडन लाल से मैंने दे दिया, जो यहाँ पे है। मतलब वो है ईयू के पार्ट, लेकिन यूरो जोन में नहीं है। मतलब यूरो अपनी अपनी अलग करेंसी ये कंट्री रखते हैं। व्हाट वाज, जब जब इंग्लैंड पार्ट था, यूके पार्ट था, तब यूके भी अपना पॉन्ड को मर्ज नहीं किया था यूरो में, वो भी अलग रखता था। What was to be attributed to the Cuban Missile Crisis according to the political scientist Graham Allison? Graham T. Allison ने एक बुक लिखा था, Essence of Decision, 1971 में, जिसमें उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को डिस्क्राइब किया था, उसके कारणों की एक तरह से व्याख्या की थी। उनका कहना था कि जो वहाँ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलती थी, उसके चलते अमेरिका को पता ही नहीं चला कि उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है। सो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एसोसिएटेड विद द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग ट्रेड? मैंने यहाँ फोटो दिया है, यही गोल्डन ट्रायंगल है। बर्मा तो पुराना नाम है म्यांमार का, बर्मा मतलब म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये जो ट्रायंगल बनता है, ये ड्रग का पूरा नेटवर्क है, गोल्डन ट्रायंगल। तो इसमें सिंगापुर नहीं आता है।
हु इज द ऑथर ऑफ द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी? ये बहुत ही फेमस बुक है कार्ल पॉपर का। कार्ल पॉपर जो है जाने जाते हैं अपने एक साइंटिफिक फॉल्सिफिकेशन थ्योरी से। इनका ये कहना था कि कोई भी थ्योरी साइंटिफिक तभी है जबकि उसको किसी टेस्ट से फॉल्स साबित किया जाए। यदि फॉल्स किया ही नहीं जा सकता, मतलब उसकी उसकी कोई संभावना ही नहीं है फॉल्सिफाई करने की, तो वो एक जस्ट मिथ प्रोवर्ब सेइंग है। वो कोई जो है वो या टॉटिज्म है, मतलब कि जस्ट आप उसको मान लो, उसको जो है कोई उसकी साइंटिफिक उसकी जो है वो वैधता नहीं है। ये कार्ल पॉपर का कहना था। तो कार्ल पॉपर ने ये बुक लिखा था द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। उनके अदर बुक्स जो है द ओपन सोसाइटी ऑफ इट्स एंड इट्स इन मी, ये भी काफी पूछा जाता है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल जो ये सब थिंकर हैं, ये एनिमी थे ओपन सोसाइटी के। मतलब इन्होंने एक ऐसा रेजिमेंटेड, एक ऐसा क्लोज सोसाइटी की परिकल्पना की थी जिसमें कि इंडिविजुअल को कोई आजादी नहीं है। समाज बिल्कुल जैसे कठपुतली के डोर की तरह चलाया जाएगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसके अलावा ये दोनों बुक को भी देख लीजिए। कार्ल पॉपर बहुत कारणों से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक कंजर्वेटिव थिंकर थे जिनका कहना था कि पीस मिल सोशल चेंज होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मैत्री एक्सप्रेस जो है किन दो कंट्री के बीच में ट्रेन चलाई गई है? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। यही इसी दोनों कंट्री के बीच में बाद में बंधन एक्सप्रेस भी चलाई गई थी, उसको भी याद कर लीजिए। हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म पैराडाइम शिफ्ट? अगेन जैसे कार्ल पॉपर का आपने देखा लॉजिक ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, उसी तरह से थॉमस कुन भी एक बहुत बड़ा इन्होंने एक थेसिस दिया, उसको पैराडाइम शिफ्ट थेसिस कहते हैं इस बुक में। उसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसमें बेसिकली वो कहते हैं, उसमें पैराडाइम का एक डेफिनेशन देते हैं। पैराडाइम वो कहते हैं किसी भी साइंटिफिक फील्ड में, चाहे वो सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस, उसमें एक तरह का एक बाउंड्री खींचा जाता है जिसके अंदर ही सारे रिसर्च होते हैं। और ये बाउंड्री क्या है? एक तरह का इपिस्टेमोलॉजिकल बाउंड्री है या फिलोसॉफिकल बाउंड्री है कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको सत्य मानना होगा, कुछ रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कुछ जो थ्योरी है उसको सैक्रोसेंट मानना ही पड़ेगा, कुछ रिसर्च मेथड जो है उसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। लाइक दिस, ये जो पूरे एक जो बाउंड्री खींची जाती है उसको पैराडाइम कहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ थ्योरी जो है वो इतने रिवॉल्यूशनरी होते हैं कि वो इस पैराडाइम से बंध नहीं पाते हैं, और वो जो है पैराडाइम, अलग पैराडाइम बनाते हैं अपने उस थ्योरी बनाने के लिए, तब पैराडाइम शिफ्ट होता है और उसी को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है नेचुरल साइंस में ये है, न्यूटन का जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो एक पैराडाइम था, उस पर बेस समझिए कितने हजारों थ्योरी बने। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का थ्योरी निकाला है, क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी निकाला, तो जब क्वांटम पार्टिकल, मतलब वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइज का होता है, तो वहां पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल कर गया। वहां पे आपका वो नहीं कि एफ इजिकल टू एम ए का जो फॉर्मूला था कि वो सब काम करना ही बंद कर दिया। तो उसको बनाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी को, या क्वांटम जो मैकेनिक्स होता है उसके लिए पूरा पैराडाइम एक अलग बनाना पड़ा, तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही जब पैराडाइम शिफ्ट होता है ना, तो बड़े बड़े साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होते हैं। थॉमस कुन याद कर लीजिए। फ्रेंच फैनन्स वर्क इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स? तो फ्रेंच फैनन जो है एक सबसे नोटेबल, यदि कोई पोस्ट कॉलोनियल थिंकर थे, साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजी के बेसिस पे कॉलोनियलिज्म से कितना दिल आहत होता है, कितना साइक आहत होती है जो कॉलोनाइज होते हैं पीपल, खास करके ब्लैक पीपल, उस पर जो सबसे बड़ा अध्ययन किसी ने किया तो फ्रेंच फैनन है। और फ्रेंच फैनन की जो बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो रेचेड ऑफ द अर्थ है, फिर ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, डाइंग कॉलोनियलिज्म, अलिनेशन फ्रीडम, कंसर्निंग वायलेंस, ये सब है। और ये जो है जीन पाल सार्ट्रे से इनका साथ खासा मतलब इन्फ्लुएंस था, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म इनके साथ याद कर लीजिए बस अभी, और वायलेंस, इन दोनों को आपको इनके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। ये वायलेंस को बुरा नहीं मानते थे डीकोलोनाइज होने के लिए। 48 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द बुक पब्लिश्ड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय कार्ल पोलियानी। कार्ल पोलियानी बहुत फेमस, जिसको कहते हैं कि नॉलेज और लर्निंग इन सब पे जो है एक तरह के सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बुक लिखा था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। इस बुक में वो बेसिकली एक सोशोलॉजी की बुक है। वो क्या कहते हैं कि ये कैसे कैपिटलिज्म क्यों राइज हुआ है, ये मार्केट इकोनॉमी क्या है, उसमें स्टेट का क्या रोल है, सोसाइटी क्या रोल है, ये सारी चीजों को बहुत ब्यूटीफुली बताते हैं कि कैसे दुनिया जो है, कैपिटलिस्ट दुनिया कैसे बदल बदल दिया उसने दुनिया को। सारे जो पैराडाइम थे कि स्टेट से एक इंडिविजुअल कैसे जुड़ता है, सोसाइटी कैसे जुड़ती है, वो सब बदल चुके हैं। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ल पोलियानी।
व्हाट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी? अभी आपको मैंने बताया सीटो, सेंटो, नाटो। नाटो जो अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है? इसका मोटो होता है वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब कि यदि एक कंट्री, नाटो में 31 कंट्री है, 31वां अभी जस्ट फिनलैंड हुआ है, मान लीजिए फिनलैंड पे कोई अटैक करता है रसिया, तो नाटो बोलेगा कि ये हमारा जो है हमारे सभी कंट्री पे अटैक है और सब मिल करके हम रसिया पे को डिफेंड करेंगे। तो यही जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी है। सो यहाँ पे आ जाएगा each state in system accept that security for one is security for all and agrees to join in collective response to aggression। ये है इसका। और ये जो नारा है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये बहुत ही एक फेमस बुक है, थ्री मस्केटियर्स। मैंने इसको पढ़ा भी है। तो ये एक फ्रेंच बुक है, किनका, डॉन क्विजॉट। डॉन क्विजॉट। तो आप देख लीजिएगा, मतलब थ्री मस्केटियर किसने लिखा है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। उसमें जो तीन, मतलब मस्केटियर क्या होता है, मतलब जो मस्कट रखते हैं, मतलब जो पिस्तौल जैसा रखते हैं, जो आर्मी, जो उस समय के फ्रांस के किंग थे उसके लिए लड़ते हैं, जो है साधारण आदमी, उसको मस्केटियर कहते थे। तो उन लोगों की पूरी है, वो लोग लोगों को बचाते हैं और बहुत काम करते हैं। तो वो लोग तीनों नारा देते हैं अपने आपस में कि ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। वही मॉडर्न काल में जो है इवन मॉर्गनथॉ ने भी इस नारे को दिया। तो लेकिन थ्री मस्केटियर से आता है। इसके बेसिस पे वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में लीग ऑफ नेशन सबसे पहले बना था, जो फेल हो गया। फिर यूनाइटेड नेशन, नाटो, सीएसटीओ जो अभी सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री रसिया के साथ बनाया है, ये भी उसका ही एग्जाम्पल है। Who were the first to establish a garrison in Maldives in 1558? एकदम आर्बिट क्वेश्चन से ये एंड करता है, इतने अच्छे क्वेश्चन के बावजूद। और ये पुर्तगीज ने किया था, इसके बारे में मैंने लिख दिया है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि इससे आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा। एक पेपर मेरे पास और है, तो उसको भी मैं एनालाइज करूंगा, लेकिन उसमें बहुत आर्बिट क्वेश्चन है और बहुत आउट ऑफ डेट उस टाइम के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आए। ये पेपर मुझे बहुत मजा आया इसको सॉल्व करने में भी, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देने में भी। तो लेकिन आपको एक लगभग आइडिया तो मिल ही गया होगा। मुझे लगता है कि मेरी जो IR गाइड है उसको देख लीजिए, और SAU गाइड, इन दो को यदि आप देख लेते हैं, यहाँ तो मैंने IR गाइड नहीं लिखा है, लेकिन SAU गाइड आप यहाँ से ले सकते हैं, और 1500 MCQ आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप जो है IR गाइड को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं, या और कोई CPET उड़ीसा या जामिया इस टाइप के एग्जाम दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं CUET PG की टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, जो बहुत सक्सेसफुली चल रही है। आप अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे दीजिए, आपको बताया जाएगा। ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है, बट नॉमिनल कॉस्ट पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू फॉर प्रिपरेशन ऑफ CUET PG एंड अदर PG एंट्रेंस टेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द, जो एक पेपर मेरे पास में है, मे बी एक वीक के अंदर। तब तक के लिए विदा।